हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स के एक नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है अदर डिज़ाइंस, को रिलेशनल एंड कंपैरेटिव डिज़ाइन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC 005 और हम आज पढ़ेंगे ब्लॉक 3 का यूनिट 4। टॉपिक है अदर डिज़ाइंस, को रिलेशनल एंड कंपैरेटिव डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम ये समझते हैं कि को रिलेशनल डिज़ाइन और कंपैरेटिव डिज़ाइन क्या होता है। तो समझने के लिए छोटा सा एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल में काउंसलर हैं। आपको देखना है कि स्टूडेंट्स का मोबाइल फ़ोन जो उनका यूसेज है उनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं को रिलेशनल डिज़ाइन की। तो इस डिज़ाइन में अगर हम को रिलेशनल डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो इस डिज़ाइन में हम ये देखते हैं कि दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। यानी कि क्या मोबाइल यूज़ बढ़ने पर मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कि नहीं। तो आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा लेते हैं, हर स्टूडेंट्स ने कितने घंटे मोबाइल यूज़ किया, उनके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, ये सारा डेटा आप लेते हैं उनसे। अब आप ग्राफ या डेटा एनालिसिस करके देखते हैं कि जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ उतने कम मार्क्स। तो इसका मतलब हुआ दोनों चीज़ों में आपस में रिलेशनशिप है। अगर ये रिजल्ट आया तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, वो हम लोग आगे समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो ये हो गया कोरिलेशन डिज़ाइन। लेकिन ध्यान रहे, ये डिज़ाइन सिर्फ ये बताता है कि दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ये नहीं बताता कि मोबाइल यूज़ ही मार्क्स घटने की वजह है। ठीक है, दोनों में कनेक्शन है, सिर्फ इतना पता चलता है। लेकिन सिर्फ मोबाइल की वजह से ही मार्क्स कम हो रहे हैं ये आप नहीं पक्का बता सकते हैं, दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोरिलेशन डिज़ाइन, जिसमें हम दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन देखते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिज़ाइन की। तो इस डिज़ाइन में हम दो अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो स्टूडेंट्स जो दिन में 5 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं और ग्रुप बी में वो स्टूडेंट जो सिर्फ 1 घंटा या उससे कम मोबाइल यूज़ करते हैं। अब हम इन दोनों ग्रुप्स के एवरेज मार्क्स कंपेयर करते हैं। अगर ग्रुप ए के मार्क्स ग्रुप बी से सिग्निफिकेंटली कम हैं तो हम कहेंगे हाँ, ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। ये डिज़ाइन बताता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच कोई फ़र्क है या नहीं। लेकिन इसमें भी कॉजल रिलेशन प्रूव करना होता है, क्योंकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस लेवल, स्टडी की हैबिट्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से मार्क्स कम हो सकते हैं। तो ये है कंपैरेटिव डिज़ाइन। अब कंक्लूजन ये है कि कोरिलेशनल डिज़ाइन बताता है कि दो चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं या नहीं, और कंपैरेटिव डिज़ाइन ये बताता है कि दो अलग ग्रुप्स के बीच कोई फ़र्क है या नहीं। दोनों डिज़ाइन साइकोलॉजिकल रिसर्च में बहुत यूज़फुल होते हैं जब हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना होता है तब। अब जो है चलते हैं चैप्टर की तरफ और समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी कहते हैं इनको। तो हर रिसर्च में हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हम सब कुछ कंट्रोल करें या बदल सके। मान लीजिए आपको देखना है कि इंटेलिजेंस का स्कूल के मार्क्स पर क्या असर होता है, या फिर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियों में गुस्सा जो होता है, एंगर, अलग होता है या नहीं, या फिर आप चेक करना चाहते हैं कि स्कल साइज और इंटेलिजेंस का कोई लिंक है या नहीं। अब बताइए, क्या हम किसी का जेंडर, इंटेलिजेंस या स्कल साइज बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। तो जब चीज़ें कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं की जा सकती तब हम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं
जो नेचुरली हो रहा है उसमें कोई पैटर्न है कि नहीं, इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के दो मेन टाइप्स होते हैं, कोरिलेशनल डिज़ाइन और कंपैरेटिव डिज़ाइन। कोरिलेशन में दो चीज़ों के बीच में संबंध देखना होता है और कंपैरेटिव में दो ग्रुप्स के बीच फ़र्क देखना होता है। अब जो है कोरिलेशन डिज़ाइन को आसानी से और डिटेल में समझते हैं। तो कोरिलेशन डिज़ाइन तब यूज़ होता है जब हमें देखना हो क्या दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तब हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल, क्या ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स भी अच्छे होते हैं? ठीक है, तो हम बस डेटा कलेक्ट करके चेक करते हैं जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस उतने अच्छे मार्क्स, ये है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये डिज़ाइन सिर्फ रिलेशन दिखाता है, कारण कॉज नहीं पता चलता कि इंटेलिजेंस की वजह से ही मार्क्स अच्छे हैं कि नहीं है, ये नहीं पता चलता इसमें। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिज़ाइन की। तो कंपैरेटिव डिज़ाइन या इसे कॉजल कंपैरेटिव डिज़ाइन भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच फ़र्क देखना। फॉर एग्जाम्पल, आप देखना चाहते हो क्या लड़के और लड़कियों के बीच गुस्सा, एग्रेशन जो है अलग होता है, तो आप ग्रुप्स लेते हैं, एक ग्रुप में लड़के, दूसरे ग्रुप में लड़कियां। आप इन दोनों ग्रुप्स का एग्रेशन स्कोर कंपेयर करते हो, लेकिन किसी को बदलते नहीं हो, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं आप। तो अगर लड़कों का एवरेज एग्रेशन ज़्यादा निकला तो आप बोल सकते हैं हाँ, जेंडर के बेसिस पे एग्रेशन में फ़र्क देखा गया है। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपैरेटिव डिज़ाइन में भी आप कॉज जो है प्रूव नहीं करते हैं, सिर्फ फ़र्क, डिफरेंस देखते हैं। कॉज का पता इसमें भी नहीं चलता, एग्जैक्ट कॉज का। तो दोनों डिज़ाइंस का यूज़ कब करते हैं? जब आप किसी वेरिएबल को कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकते, तब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको रिलेशन देखना है तो कोरिलेशनल डिज़ाइन यूज़ करेंगे, अगर आपको फ़र्क देखना है तो कंपैरेटिव डिज़ाइन का यूज़ करेंगे। ये दोनों डिज़ाइन साइंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन जैसे फील्ड्स में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली जो लोगों के बीच डिफरेंसेस या पैटर्न्स होते हैं उन्हें समझने में हेल्प करते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में और थोड़ा डिटेल और देखते हैं। अगर हमें ये देखना है कि दो चीज़ों के बीच में संबंध, रिलेशन है या नहीं, तो हम कोरिलेशन डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, ये हमने जान लिया है। लेकिन कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? कनेक्शन ढूंढना होता है इसमें, कॉज नहीं ढूंढना होता, कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन है कि नहीं, बस इतना ढूंढना होता है इसमें। डेटा और नंबर्स के बेसिस पर काम होता है इसमें, ग्राफ्स बनते हैं, स्टैट्स होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। हर चीज़ इसमें नेचुरल जैसी है, जैसे वो नेचुरली है वैसे ही हम इसमें देखते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं इसमें। तो कुछ लोगों ने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं इसके बारे में, कोरिलेशन डिज़ाइन के बारे में, तो अब वो देखते हैं। तो सिंह ने 1998 में क्या डिफाइन किया है कि जब एक ही ग्रुप से दो चीज़ें मेज़र करके उनका रिलेशन देखा जाता है तो उसको कोरिलेशन डिज़ाइन कहते हैं। मैकबर्नी एंड वाइट ने क्या बोला है 2007 में, जब रिलेशन देखा जाता है लेकिन किसी को भी कारण, कॉज नहीं माना जाता, उसको कोरिलेशन डिज़ाइन कहते हैं। तो बस इतना ही है, कोरिलेशन डिज़ाइन सिर्फ जुड़ाव दिखाता है। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। कितने तरह के कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन होते हैं? तो कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन मेनली जो है दो तरह के होते हैं। पहला, मेजरिंग द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स के बीच कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये देखना, यानी दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप एक्चुअली। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता है कि दोनों चीज़ें कितनी स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, ठीक है। और कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक होती है। तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? जब दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ती है, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। जैसे जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी कम जो है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी।
तो ये हो गया दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। इसी में एक और आता है तीन या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप भी देखते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल को रिलेशन। तीन या ज्यादा चीजों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई के तरीके प्लस इंटेलिजेंस का मिलकर मार्क्स पर क्या असर है। तो इसमें हम लोग दो से ज्यादा चीजें देख रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, यानी तीन या ज्यादा चीजें जब कंबाइन होती हैं तो क्या उसका इफेक्ट होता है। तो ये है पहला टाइप ऑफ कोरिलेशन रिसर्च, मेजरिंग द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखते हैं वेरिएबल्स के बीच में। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है प्रिडिक्टिंग स्कोर्स ऑन प्रिडिक्टिंग स्कोर्स ऑन वन वेरिएबल यूजिंग अदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का प्रिडिक्शन करना। तो इसमें आता है प्रिडिक्ट करना, रिग्रेशन के थ्रू ये चीज करते हैं। तो इसमें प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर गेस करते हैं, और इसमें होता है एक क्राइटेरियन वेरिएबल। तो इसमें क्या हो गया, प्रिडिक्टर वेरिएबल और क्राइटेरियन वेरिएबल। तो प्रिडिक्टर वेरिएबल वो हो गया जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर गेस करते हैं, और क्राइटेरियन वेरिएबल वो हो गया जो चीज आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हैं कि जिनके स्ट्रेस लेवल हाई हैं उनका हेल्थ स्टेटस का फ्यूचर में क्या हाल हो सकता है। यहां हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो आप देखते हो कि जिनके स्ट्रेस लेवल हाई हैं उनका हेल्थ स्टेटस का फ्यूचर में क्या हाल हो सकता है। तो ये हो गया प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल। इसमें मल्टीपल प्रिडिक्टर्स भी होते हैं, जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें जैसे स्ट्रेस, पास्ट हेल्थ रिपोर्ट, लाइफस्टाइल, इनसे जो है प्रिडिक्शन करते हो तो रिजल्ट और एक्यूरेट आते हैं। जितने ज़्यादा आपके प्रिडिक्टर्स होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च, प्रिडिक्टिंग स्कोर्स ऑन वन वेरिएबल यूजिंग अदर वेरिएबल। कारण नहीं। अब जो है कोरिलेशनल डिज़ाइन के कुछ फ़ायदे और नुकसान देखते हैं और समझते हैं। तो कोरिलेशनल डिज़ाइन के सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस यानी फ़ायदे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेटा ईजिली मिल जाता है। इसमें अक्सर आपको नए सर्वे या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि स्कूल के एग्जिस्टिंग रिपोर्ट कार्ड्स और अटेंडेंस रिकॉर्ड्स का यूज़ करके हम रिलेशन देख सकते हैं। जैसे अटेंडेंस और मार्क्स के बीच में रिलेशन हम देख सकते हैं ईजिली, वो डेटा आपके पास ऑलरेडी होता है। दूसरा पॉइंट है नए रिसर्च आइडियाज़ मिलते हैं। इसमें जब दो चीज़ों का रिलेशन मिलता है तो रिसर्चर सोचता है इससे रिलेटेड और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है फ्यूचर रिसर्च का बेस बनता है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहले रिलेशन समझ लो फिर आगे कॉजल रिलेशन टेस्ट करो। फिर अगला पॉइंट है प्री टेस्ट का कंफ्यूजन इसमें नहीं होता है। तो इस डिज़ाइन में बार बार टेस्ट नहीं होते, इसलिए स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स पर कोई टेस्ट फैटीग या प्रैक्टिस इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है रियल लाइफ जैसा डेटा मिलता है। इसमें लोगों का नेचुरल बिहेवियर ऑब्जर्व होता है बिना किसी लैब सेटिंग के, तो इससे रिजल्ट ज़्यादा रियल लगते हैं। बड़े ग्रुप का डेटा यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, जितना बड़ा और डाइवर्स ग्रुप उतना डेटा स्ट्रॉन्ग होता है इसमें, और कंक्लूजन्स रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल लैब की ज़रूरत नहीं होती इसमें। ये डिज़ाइन घर में, स्कूल, ऑफिस, किसी भी नेचुरल सेटिंग में हो सकता है। इससे रिजल्ट आम जिंदगी यानी रियल लाइफ में भी काम आते हैं। अब पढ़ते हैं इनका नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉज इफेक्ट पता नहीं चलता इसमें। बस ये दिखता है इसमें कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है कि नहीं। जैसे कि अगर टीवी देखने वाले बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव हैं तो ये नहीं पता चलेगा कि टीवी से एग्रेशन बढ़ा या ऑलरेडी एग्रेसिव बच्चे टीवी में वायलेंस ढूंढते हैं। तो इसमें कॉज का पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये पता चल जाता है कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है कि नहीं। दूसरा डिसएडवांटेज है बीच का तीसरा फैक्टर हो सकता है कोई और चीज़ दोनों वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रही हो। जैसे कि अगर स्ट्रेस और पुअर स्लीप रिलेटेड है तो हो सकता है कि दोनों का रीज़न जो है वर्कलोड हो, तो ये भी हो सकता है, तीसरा फैक्टर भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या पहले आया, समझना मुश्किल होता है, डायरेक्शन इशू होता है इसमें। अगर स्क्रीन टाइम बढ़ने से मार्क्स कम हो रहे हैं या मार्क्स कम होने से बच्चा और ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा है
ये क्लियर नहीं हो पाता इसमें। नेक्स्ट है वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होता इसमें। आप किसी वेरिएबल को चेंज या कंट्रोल नहीं करते, इसलिए रिजल्ट पर और फैक्टर्स का भी असर हो सकता है। इस वजह से इंटरनल वैलिडिटी यानी रिसर्च की एक्यूरेसी जो है कम होती है इसमें। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग पढ़ते हैं कोरिलेशनल रिसर्च इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। कौन कौन से कोरिलेशनल रिसर्च में स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले वेरिएबल्स का ध्यान से चुनाव करना चाहिए। जिस दो चीज़ें जो वेरिएबल्स का आप रिलेशन देखना चाहते हैं उनका सही और सोच समझ के सिलेक्शन कर दें। गलत या कंफ्यूज करने वाले वेरिएबल्स लेने से रिजल्ट बेकार हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना चाहिए इसमें। सेकेंड है लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। तो हम अक्सर मान लेते हैं कि दो चीज़ें एक सीधी लाइन जैसी जुड़ी होंगी, लेकिन पहले चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है वो रिलेशन स्ट्रेट ना हो बल्कि टेढ़ा मेढ़ा हो। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड। थर्ड है मल्टी कोलिनियरिटी से बचना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जब दो या ज़्यादा वेरिएबल्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है कि असली रिलेशन किसका किससे है, इसलिए उनको अलग अलग क्लियरली एनालाइज करना चाहिए। इसी को बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। नेक्स्ट है डेटा की सफाई ज़रूरी है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसमें गलतियाँ, मिसिंग वैल्यूज़ या अजीब नंबर्स हो सकते हैं, उनको पहले सुधारना चाहिए वरना फाइनल रिजल्ट गलत आ सकता है। नेक्स्ट है एडवांस मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। सिर्फ सिंपल रिलेशन देखना काफ़ी नहीं होता, कभी कभी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए रिग्रेशन या फिर एसईएम यानी कि स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जैसे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे थर्ड फैक्टर का असर भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट है बाहर के असर यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, देखना चाहिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है। ऐसे कोई भी फैक्टर जो दो चीज़ों के बीच का असली रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे एज, जेंडर, बैकग्राउंड, उनका कंट्रोल करना चाहिए या उनका इफेक्ट अलग से देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गए सारे इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स कोरिलेशन डिज़ाइन के। ये क्यों ज़रूरी है? ये सब स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से आपकी रिसर्च ज़्यादा एक्यूरेट, क्लियर और ट्रस्टवर्दी बनती है। अब पढ़ते हैं कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। तो जब हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते, जैसे जेंडर, एज, पर देखना चाहते हैं कि उसका दूसरी चीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं इसके? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे कंट्रोल नहीं होता, वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, जैसे लड़का हो, लड़की हो, यानी जेंडर हो, एज हो, इंटेलिजेंस हो, ये पहले से ही फिक्स होता है। दो या ज़्यादा ग्रुप्स का कंपैरिजन किया जाता है इसमें। हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें दो या ज़्यादा ग्रुप्स का कंपैरिजन किया जाता है। देखा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे बिहेवियर, मार्क्स में क्या फ़र्क आता है। तो अलग अलग एग्जाम्पल से हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि लड़के और लड़कियों में गुस्सा कितना होता है, तो हम एक ग्रुप में मेल्स को ले सकते हैं लड़कों को, एक ग्रुप में फीमेल्स को, और कंपेयर कर सकते हैं उनका एग्रेशन लेवल और देख सकते हैं उनमें फ़र्क है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कैलकुलेटर यूज़ करने वाले और ना यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स के मैथ मार्क्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हो सकता है अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स जैसे 6th, 8th, 10th की एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में कितनी भागीदारी है, कितना वो उसमें इंगेज होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ये देखना हो तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। कंपैरेटिव रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं करते, इसलिए 100% कंफर्म नहीं कर सकते कि वही रीज़न है या कारण है, कॉज है। दूसरा लिमिटेशन है सिर्फ रिलेशन या असर का आइडिया मिलता है, लेकिन कॉज इफेक्ट नहीं बताता इसमें। ये सेम प्रॉब्लम या लिमिटेशन कोरिलेशन में भी है। तो ये डिज़ाइन कब यूज़ करते हैं? जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते लेकिन रियल लाइफ ग्रुप्स का कंपैरिजन करके उनका इफेक्ट समझना चाहते हो, तब कॉजल कंपैरेटिव डिज़ाइन यूज़ होता है। अब देखते हैं कॉजल कंपैरेटिव वर्सेस कोरिलेशनल डिज़ाइन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हमने देखी हैं इन दोनों में कॉमन है, वो भी इसमें आएगा। तो समझते हैं कॉजल कंपैरेटिव डिज़ाइन और कोरिलेशन डिज़ाइन का डिफरेंस अलग अलग एस्पेक्ट में। तो रिसर्च का नेचर कैसा होता है दोनों में? तो कॉजल कंपैरेटिव में अलग अलग ग्रुप्स का कंपैरिजन होता है या हम करते हैं। कोरिलेशन में वेरिएबल्स के बीच कनेक्शन देखा जाता है।
रिलेशन देखा जाता है। वेरिएबल्स का कंट्रोल कैसा होता है दोनों में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते हैं कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन में, और कोरिलेशन में सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते। इसमें भी ग्रुप्स का क्या रोल होता है इसमें? कॉजल में दो या ज़्यादा ग्रुप्स कंपेयर होते हैं और कोरिलेशन में एक ही ग्रुप के अंदर वेरिएबल्स का रिलेशन देखा जाता है। पर्पस क्या होता है? कंपैरेटिव डिजाइन का पर्पस होता है ये देखना कि ग्रुप्स में क्या फर्क है, और कोरिलेशन का होता है ये समझना कि दो चीज़ें कैसे जुड़ी हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों में कैसे होते हैं? पहले से फिक्स्ड होते हैं कंपैरेटिव में, जैसे जेंडर, क्लास, और कोरिलेशन में सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है, कंट्रोल नहीं होता है इसमें। प्रिडिक्टर वेरिएबल का यूज कैसे होता है दोनों में? प्रिडिक्टर वर्ड यूज नहीं होता कंपैरेटिव डिजाइन में, और कोरिलेशन में प्रिडिक्टर से आउटकम का गेस किया जाता है। वेरिएबल टाइप कैसे होते हैं? तो कंपैरेटिव में ज़्यादातर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यूज होते हैं, जैसे मेल, फीमेल, और कोरिलेशन में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव नंबर्स वाले वेरिएबल्स यूज होते हैं। कन्फाउंडर्स जो वेरिएबल्स होते हैं उसका कंट्रोल कैसे होता है इसमें? मैचिंग और कोटा सैम्पलिंग यूज होता है कंपैरेटिव में, और कोरिलेशन में स्टैटिस्टिकल कंट्रोल जैसे रिग्रेशन यूज होता है। कॉजैलिटी यानी कॉज इफेक्ट क्या होता है दोनों में? तो कंपैरेटिव डिजाइन में कॉज इफेक्ट का आइडिया मिलता है पर कंफर्म नहीं होता, और कोरिलेशन में बस रिलेशन दिखाता है, कॉज नहीं बताता। दोनों में कॉज इफेक्ट पता नहीं चलता एक्चुअली। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट क्या होता है दोनों में? तो कंपैरेटिव में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है, ग्रुप का फर्क दिखाता है, और कोरिलेशन ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, वेरिएबल्स के रिलेशन को एक्सप्लोर करता है। तो एक लाइन में अगर फर्क देखना हो तो वही सेम बात फिर से घूम फिर के आती है कि कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन ग्रुप्स के बीच फर्क दिखाता है, और कोरिलेशनल डिजाइन वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाता है। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है कॉजल कंपैरेटिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। हमने पढ़ा था ना कि ये सारे जो कोरिलेशन, कंपैरेटिव डिजाइन, ये सब नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा, अलग अलग एस्पेक्ट में इसको भी समझेंगे। तो पर्पस क्या होता है दोनों का? तो कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन कह लीजिए, या फिर इसको आप नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वर्सेस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी कह सकते हैं। तो पर्पस क्या होता है? कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन का पर्पस होता है ये देखना कि एक चीज दूसरी को कैसे अफेक्ट करती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये कंफर्म करता है कि एक चीज दूसरी का कारण है। एक्सपेरिमेंट में हमें प्रॉपर कॉज पता चलता है, कॉज और इफेक्ट दोनों प्रॉपर हमें उसमें जानकारी मिलती है, लेकिन कॉजल कंपैरेटिव में ये चीज़ नहीं पता चलती। रैंडम असाइनमेंट होता है कि नहीं होता है, किसमें देखते हैं? कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट नहीं होता, ग्रुप्स पहले से बने होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम असाइनमेंट होता है, रिसर्चर खुद रैंडम ग्रुप बनाता है, रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करता है और अपना ग्रुप बनाता है, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में नहीं होता। ग्रुप असाइनमेंट कैसे होते हैं? पहले से अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं को हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मेल, फीमेल, ये सब। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली ग्रुप में रखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंट्रोल कैसा होता है? तो कंपैरेटिव में कंट्रोल नहीं होता, वेरिएबल्स पहले से फिक्स होते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रिसर्चर वेरिएबल को खुद बदलता है और देखता है कि उसको बदलने से क्या चेंज आ रहा है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का कंट्रोल कैसे होता है? कम कंट्रोल होता है कंपैरेटिव डिजाइन में, ज़्यादा कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, ताकि रिजल्ट्स क्लियर हो। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को पूरी तरीके से काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करते हैं, जो कि कंपैरेटिव डिजाइन में नहीं होता। ग्रुप टाइप कैसा होता है इसमें? तो कंपैरेटिव में नेचुरली अलग अलग लोगों का ग्रुप होता है, और एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर बनाता है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स। कॉजैलिटी यानी कॉज इफेक्ट कैसा होता है दोनों में? कंपैरेटिव में क्या कारण हो सकता है इसका अंदाज़ा नहीं लगता, नहीं पता चलता ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कंफर्म होता है कि ये चीज़ किसका कॉज है और क्या इफेक्ट है, ये एकदम अच्छे से इसमें पता चलता है। यूज़ कब करते हैं? कंपैरेटिव डिजाइन का यूज़ करते हैं जब वेरिएबल को बदलना मुश्किल हो या अनएथिकल हो। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज़ कब करते हैं? जब रिसर्चर को फुल कंट्रोल चाहिए एक्सपेरिमेंट पे। तो एक लाइन में अगर समझना हो तो कॉजल कंपैरेटिव में आप सिर्फ देखते हो कि फ़र्क है या नहीं, बिना कोई बदलाव किए हुए।
एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप खुद बदलाव करते हो और फिर इफेक्ट देखते हो, इसलिए रिजल्ट इसमें जो है स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिजाइन। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, वो समझते हैं। तो पहले समझते हैं इसके फायदे। पहला है नॉन मैनिपुलेबल वेरिएबल्स के लिए बेस्ट है। जब आप जेंडर, एज, कास्ट एक्सेट्रा जैसे फैक्टर्स पर स्टडी करना चाहते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, तो ये डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा इसका फ़ायदा है सस्ता होता है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बनाना पड़ता, इसलिए रिसर्च का खर्चा कम होता है। थर्ड पॉइंट है फ्यूचर रिसर्च का बेस बनता है इससे। ये बताता है कि कौन से टॉपिक पे आगे जाके एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो जब हमारे रिजल्ट आ जाते हैं लेकिन कॉज नहीं पता चलता, फिर हम और ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट करके हम उसका रियल कॉज भी पता लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एडवांटेजेस का एथिकल प्रॉब्लम से बचाता है। कुछ चीज़ों को बदलना अनएथिकल होता है, जैसे कि जेंडर या स्ट्रेस लेवल, तो ये डिज़ाइन बिना बदले ही उन पे स्टडी करने देता है। अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले इसमें कंट्रोल नहीं होता, रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल या बदल नहीं सकता, इसलिए रिजल्ट पे पूरा जो भरोसा है वो नहीं किया जा सकता इसमें। तीसरी चीज़ इंटरफियर कर सकती है, थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। हो सकता है कोई और हिडन फैक्टर हो जो दोनों चीज़ों को इफेक्ट कर रहा हो, तो ये इसमें पता नहीं चल पाता ठीक से। कॉजैलिटी क्लियर नहीं होती, ये नहीं पता चलता कि कौन चीज़ कॉज है और कौन इफेक्ट, सिर्फ फर्क दिखाई देता है, रीज़न नहीं पता चलता इसमें। ये इसकी लिमिटेशन एक और है। नेक्स्ट है रैंडम असाइनमेंट इसमें नहीं होता है। पार्टिसिपेंट पहले से ग्रुप में होते हैं, जैसे मेल फीमेल, उन्हें रैंडम असाइन नहीं किया जाता, जिससे बायस आ सकता है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, कोरिलेशनल डिज़ाइन और कंपैरेटिव डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से इसको देखिएगा, 2-3 बार देखने से एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर भेज सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, और आपको इसके क्वेश्चन पेपर चाहिए या किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। So keep listening, keep learning. See you in our next video. Thank you very much.